हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये वीडियो नंबर 6 है बच्चों। इसके पहले टोटल 5 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। ब्रह्मास्त्र सीरीज क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम ज़ीरो से एडवांस लेवल तक कंसेप्ट इसके अंदर सीखेंगे और अपने बोर्ड की जो 2024 में बच्चा देने वाला है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके पहले मैं 5 वीडियोस इसकी डाल चुका हूँ, ये उसकी छठी वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फटाफट आप पहले पुरानी वीडियोस देख लें, ठीक है, और उसके बाद आप इस वीडियो को एंजॉय करें, इस वीडियो से सीखें। ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड स्टडीज़ के लिए, तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने ओम्स लॉ की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम इसके अंदर सीखेंगे, रेजिस्टेंस को इसके अंदर समझेंगे, रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन से, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें समझने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और एक हम समझने वाले हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। दोनों की ज़रूरत भी हम समझेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी हमें रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में किसने बताया था हमें, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, वो ओम साइंटिस्ट, मतलब ओम है उनका नाम, ठीक है। तो ओम ने हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। अब ओम ने जो रेजिस्टेंस बताया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था कि वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के, यानी कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो मुझे एक कांस्टेंट मिलता था दैट इज़ आर, और इस आर की वैल्यू जो उन्होंने लिखी थी दैट इज़ वी अपॉन आई, जो कि कांस्टेंट होती है ओमिक कंडक्टर के लिए। अगर किसी के लिए वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती तो ओम भाई साहब का कहना था कि हम उसे ओमिक कंडक्टर ही नहीं मानेंगे, यानी कि ओमिक कंडक्टर्स क्या होंगे जिनके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, मतलब रेजिस्टेंस जिनके लिए कांस्टेंट होगा। वी आई कर्व का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वो ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम अनओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ओम भाई साहब ने हमें इसके बारे में बताया था। रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है वो समझते हैं। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है उसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है। अब करंट फ्लो होने के लिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस पॉइंट तक मानो यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। इस पॉइंट तक पहुँचने में होगा क्या, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कॉलिजन करता हुआ मूव करेगा, यानी कि अपनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान के चलो इसको कुछ एनर्जी ये लेकर जा रहा है तो वह एनर्जी लॉस होती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक स्टोरी से मैं आपको इसको क्लियर कराता हूँ। अभी अपन इसको थोड़ा सा लेट समझेंगे कंसेप्ट को। आप ऐसे समझो, रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझो। मान के चलो हमारे पास, मैंने किसी भी एक बंदे को, मान के चलो कोई बच्चा है रोहन नाम का, ठीक है, और एक है सोहन नाम का, दो बालक हैं, एक का नाम रोहन है और एक का नाम सोहन है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने दोनों को क्या किया, रोहन को मैंने 1000 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए मैंने इसको, और 1000 रुपीज़ ही मैंने सोहन को दिए। दोनों को मैंने 1000 रुपये दे दिए, और मैंने इनको बोला कि कोई थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे बंदे को ये रुपीज़ जाकर देने थे, ठीक है। एक सिंपल सा काम मैंने इनको दिया, रोहन को और सोहन को। मैंने इनको बोला कि भैया तुझे 1000 रुपये ले जाके और किसी बंदे को, जैसे मान के चलो मिस्टर वर्मा को देने हैं, ठीक है। मैं कोई एक नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, मिस्टर वर्मा,
इस कैंडिडेट को आपको ये रुपीस जाकर देने थे। अब रोहन और सोहन अपने अपने रास्ते से निकल जाते हैं, ठीक है। रोहन जाता है, अब इसे मार्केट में इसका पहला कोई फ्रेंड मिलता है, ठीक है। पहले रोहन की जर्नी देखते हैं, फिर सोहन की जर्नी देखेंगे। अब रोहन को रास्ते में एक फ्रेंड मिलता है, इसका कोई दोस्त मिलता है। दोस्त पूछता है भैया रोहन कहाँ जा रहा है। इसने बोला यार सर ने काम दिया है, अर्जेंट है और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कि क्या काम दिया है? तो उसने बोला कि यार 1000 रुपये। अब 1000 रुपये सुनते ही दोस्त हो गया खुश, और तेरे पास 1000 रुपये? तो रोहन बोलता है कि नहीं ये मेरे नहीं है, सर के हैं, सर को देने हैं, मतलब किसी वर्मा सर को देने हैं, उन्होंने सर ने कहा है। तो उन्होंने बोला कि यार कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं अपन 10 रुपये की पानी पूरी खा लेते हैं, बाकी तो ले जाना। अब रोहन ने बहुत मना किया, लेकिन दोस्त जो थे वो थोड़े से ज़्यादा वो थे शरारती टाइप, तो उन्होंने 1000 रुपये छीन लिए रोहन से और 10 रुपये के पानी पूरी खा लिए, ठीक है। तो 10 रुपये तो यहाँ रोहन के पास माइनस हो गए। अब रोहन आगे चला, रोहन आगे चल के उसको एक और फ्रेंड मिलता है, यहाँ पे सेकंड फ्रेंड मिला। अब इसके साथ भी उसने यही किया, इसने भी राहुल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं माना। 10 रुपये मानो यहाँ खर्च हो गए, कोशिश बहुत की थी उसने मनाने की। आगे चल के थर्ड फ्रेंड मिला उसको, तीसरा फ्रेंड मिला। तीसरे फ्रेंड के साथ भी यही हुआ, मानो यहाँ भी 10 रुपये का लॉस हो गया। 10 रुपये पानी पूरी सबको खिलाते हुए आ रहा है ये। अब ऐसे करते करते मानो इसको टोटल कितने फ्रेंड्स मिले? 5 फ्रेंड्स मिले। कितने फ्रेंड मिले? यार दोस्त ज़्यादा थे इसके, तो 5 फ्रेंड मिले, तो टोटल कितने का लॉस हो गया? 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो वर्मा जी को जो इन्होंने पैसे पहुँचाए वो कितने पहुँचाए? वर्मा सर के पास पैसे पहुँचे कितने? 9050 रुपीज़। कितने पहुँचे? 9050 रुपीज़। पहुँचने कितने चाहिए थे? 1000। पहुँचे कितने? 950। चलो वर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आता है कि यार भैया आपने सर आपने 1000 रुपये नहीं भेजे क्या पूरे? मैंने कहा नहीं, मैंने तो पूरे 1000 भेजे थे सर, मेरे पास तो 950 पहुँचे। अब जैसे ही मेरे पास ये खबर मिली, मैंने कहा ठीक है सर मैं 50 रुपीज़ और भिजवाता हूँ, है ना। अब जैसे ही मेरे पास ये खबर आई, मैंने रोहन को डांटा, मैंने रोहन को बहुत सुनाया, 50 रुपये कहाँ गए, ऐसा वैसा, एक काम सही से नहीं होता, वैसा वैसा। अब मैंने यही काम बोला किसको? सोहन को। अब सोहन जो है वो थोड़ा सीधा बच्चा था। सीधा इन द सेंस इसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो ये गया सीधा रास्ते में। बीच में एक आध फ्रेंड मिला, मान के चलो उससे 10 रुपये का लॉस हुआ। एक आध फ्रेंड मिला, 1 या 2 फ्रेंड थे इसके, और इसने मिस्टर वर्मा को कितने रुपीज़ पहुंचाए? 990 रुपीज़ पहुंचाए। अब मेरे रिस्पेक्ट में कौन ज़्यादा रिलायबल होगा? आप सोच के देखो, अगर मुझे आगे इस तरह का कोई काम देना हो तो मैं किसको देना पसंद करूँगा? ऑब्वियसली सोहन को। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसने लॉस कम किया है, नुकसान तो किया है लेकिन कम किया है, 10 रुपये का ही किया, लेकिन इसने तो 50 रुपये का कर दिया। अब आप कहोगे सर इसमें रोहन की या सोहन की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती एक्चुअली सर उनके दोस्तों की। अगर ये दोस्त ना मिले होते तो ये 50 रुपये का लॉस होता नहीं होता। इसको एक ही फ्रेंड मिला तो लॉस कम हुआ, इसके फ्रेंड ज़्यादा हैं तो लॉस ज़्यादा हुआ। एक्चुअली ये जो लॉस हुआ है ये किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से। यानी कि अब आप इसको समझो, जब हम किसी वायर से एनर्जी को लेकर जाते हैं, मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एनर्जी लेकर गया, अब मान के चलो वो 100 जूल एनर्जी लेकर गया, तो जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचता है तो इस बीच में क्या होता है? रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि यार दोस्तों की वजह से लॉस होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि यहाँ से 100 है तो यहाँ 100 नहीं पहुँचती, यहाँ 90 पहुँची फॉर एग्जांपल। इसका मतलब 10 जूल एनर्जी का लॉस हो गया। अब ये लॉस जो है ये किस वजह से हुआ? रेजिस्टेंस की वजह से हुआ।
यानी कि रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे। दोस्त क्या करते हैं, हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्त सोच समझ के बनाए। तो ये हमें रोकने की कोशिश करता है। वैसे ये कंडक्टर की नेचर भी है कि ये हमें रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये रेसिस्ट करने का मतलब हो गया रोकना, और इस रोकने की वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अच्छा, ये जो लॉस है, लॉस ऑफ एनर्जी, आगे चल के ये किस में कन्वर्ट होगा, हीट में। किस में कन्वर्ट होगा, हीट में, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जैसे कि रोहन के केस में 50 रुपीज़ का लॉस हुआ था, सोहन के केस में 10 रुपीज़ का लॉस हुआ था। अब इस 50 रुपये के कारण रोहन को ज़्यादा सुनना पड़ेगा मुझसे, हो सकता है पिट भी जाए। लेकिन 10 रुपये का लॉस है, लॉस कम है, तो सोहन को मेरे से कम सुनना पड़ेगा। मतलब सोहन को हीट कम मिलेगी, गुस्सा कम आएगा। रोहन को ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्यों, क्योंकि उसने ज़्यादा लॉस किया है, ज़्यादा नुकसान किया है। क्लियर है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी को लेकर जा रहे हैं, उनके लिए हमारा रेजिस्टेंस स्पीड ब्रेकर का काम करता है। किसका काम करता है, ये स्पीड ब्रेकर का। यानी कि ये स्लो डाउन करने की कोशिश करता है करंट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो मूव करें। इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो भी स्पीड ब्रेकर की तरह ही बनाया जाता है। तो ये हमारे पास सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को हम आर से दिखाते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, हमारे पास ओम होती है। क्या होती है, जिसे हम कुछ इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको रेजिस्टेंस का मतलब समझ में हो गया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, और ये हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। किसी के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी के पास रेजिस्टेंस कम होता है, किसी के दोस्त ज़्यादा हैं, किसी के दोस्त कम हैं। तो जिसके दोस्त कम है उसके लिए रेजिस्टेंस भी कम है, तो वो बच्चा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है ना। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब पढ़ाई पे ध्यान भी कम लगेगा, ऐसा समझ लो। तो दोस्त ज़्यादा है मतलब पढ़ाई पे ध्यान कम लगेगा, है ना। इसलिए कम दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। दोस्त बुरे नहीं होते, पर अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का मतलब हो गया। यानी कि हर कंडक्टर क्या चाहता है, करंट को रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। किसी में ये वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी में ये वैल्यू कम होती है। तो हम ऐसा प्रेफर करेंगे जिसमें लॉस कम से कम हो। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है उसे हम अच्छा कंडक्टर कंसिडर करते हैं, यानी कि वो हमारे लिए गुड कंडक्टर की सीरीज़ में आता है, गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। और जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमारे लिए बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है ना। यानी कि रोहन को हम अच्छा कंडक्टर नहीं मान सकते, लेकिन सोहन को हम अच्छा कंडक्टर मान सकते हैं इस एग्जाम्पल के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं सर रेजिस्टेंस को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो अफेक्ट होता है वो होता है लेंथ से। आप सोच के देखो, अगर मैं दो कंडक्टर की बात करूं, दो पाथ की बात करूं, मान के चलो रोहन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अगर ये इस वाले पाथ की लंबाई मान लो 5 किलोमीटर है, और ये जो दूसरा वाला पाथ है इसकी लंबाई मानो 10 किलोमीटर है। यानी कि सोच के देखो, एक सिचुएशन में कैंडिडेट को यानी कि करंट को 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, सेकंड में 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अब जितना लंबा रास्ता होगा, क्या दोस्त मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सोच के बोलो, जितना लंबा रास्ता होगा क्या दोस्त मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। अगर सोचो हर एक किलोमीटर पे एक दोस्त मिल रहा है, अगर आप इसको ऐसे समझो, हर एक किलोमीटर पर एक दोस्त मिल रहा है, तो 5 किलोमीटर का मतलब 5 दोस्त हो गए। 5 दोस्त हो गए तो अगर हर एक दोस्त से 10 रुपये का नुकसान हो रहा है अपना, तो 50 रुपये का नुकसान हो गया इस वाले रास्ते से। तो ए से बी अगर मैं इससे चलता हूँ तो 50 रुपये का लॉस हो रहा है, और ऐसे चलता हूँ तो 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा हुआ, जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के।
या आप ऐसा कह सकते हो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कहने का मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ बढ़ा दो, रेजिस्टेंस को कम करना है तो लेंथ को कम कर दो। तो एक तो हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो एक तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नंबर 2 हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ए। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है वो समझो। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है हमारे पास थिकनेस। अब मान के चलो मेरे पास 2 वायर हैं, इसका एरिया ए है और इसका एरिया 2a है। अब सोच के देखो रास्ता ज़्यादा मतलब अगर वाइड है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। भाई अगर सपोज़ मान के चलो आप किसी पाथ से जा रहे हो, अगर रास्ता चौड़ा है, ठीक है, वाइड है, तो बच के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बच के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर एरिया कम है तो बच के निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और भाई सकड़ी गली है तो कैसे निकलोगे बच के। तो हम ऐसा कह सकते हैं एरिया जो होता है यानी कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर एरिया कम है तो, और रेजिस्टेंस कम होगा अगर एरिया ज़्यादा है तो। मतलब मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम रहे, ठीक है, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम रहे तो वायर की मोटाई बढ़ाओ, थिकनेस बढ़ाओ। हम चाहते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो वायर को पतला कर दो जितना आप कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस को हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है तो हमें इन फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज़ मटेरियल या नेचर ऑफ मटेरियल। अब डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे सिल्वर के लिए सबसे कम होता है, कॉपर के लिए उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, पर ठीक है कॉपर भी हम कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, कुछ का बहुत ही बेकार होता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। तो एक तो ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज़ टेम्परेचर। तो जो फोर्थ फैक्टर हमारे पास है दैट इज़ टेम्परेचर। तो 4 फैक्टर कौन कौन से हो गए? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इन चीज़ों पर ये डिपेंड। अब टेम्परेचर पे कैसे करता है वो देखो। अगर मैं बात करूँ फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, अब कंडक्टर के पास होता क्या है एक्चुअली, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक बढ़ने से इनकी क्या होता है, करंट बढ़ती है, और करंट बढ़ेगी मतलब रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, इसमें सुनो, रेजिस्टेंस कम नहीं होता एक्चुअली। इसमें देखो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ क्या होता है, कॉलिजन बढ़ता है। पहले ये 2 सेकंड में कॉलिजन कर रहे थे, अब 1 ही सेकंड में कॉलिजन करें। कॉलिजन मतलब आपस में टक्कर बढ़ती है। टक्कर बढ़ने से क्या होता है, एनर्जी लॉस बढ़ता है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। यानी कि इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, मतलब बढ़ता है। यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं अल्फा, यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज़ पॉजिटिव। अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब ये अल्फा थोड़ा आपके लिए नया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, पर हमें इतना ध्यान रखना है कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की, फॉर इंसुलेटर एंड
सेमीकंडक्टर। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके लिए क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, इसलिए इनके साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट फ्लो होने लगती है लो अमाउंट में। तो इस वाले केस में ध्यान रखना अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। अब इनका रिलेशन क्या है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, रिलेशन हमारे काम का नहीं है, ठीक है। पर अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R इज इक्वल टू हमारे पास होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर R0 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस है। अब मैं इसके एक बार न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा, ठीक है। डेल्टा टी जो है हमारा वो चेंज इन टेम्परेचर है। हालांकि ये फॉर्मूला आपके काम का नहीं है, बस आपको इतना बताना है कि रिलेशन क्या क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखो एक और चीज़, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस लेंथ के। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रो। ये हमारा पास होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो से इसको डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेशल रेजिस्टेंस। अब इसकी भी एक स्टोरी है, इसकी भी एक स्टोरी है रेजिस्टिविटी की भी, ठीक है। अगर अपने पास अभी तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी स्टोरी बता दूंगा आपको, अभी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सुन लो। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर हम बात करें इसको तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो रो हमारे पास हो जाएगा आर ए अपॉन एल, यानी कि अगर ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है और एल की वैल्यू 1 मीटर है तो इस केस में रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। कहने का मतलब इट is the resistance of conductor of unit length and cross sectional area, यानी कि किसी भी कंडक्टर जिसकी लेंथ और एरिया यूनिट हो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। क्या होती है, अब ये एसआई यूनिट आपको ध्यान रखनी है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। इसकी नीड क्या है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको जिससे आपको पता लग जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट ओम इनटू मीटर होती है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। देखते रहिए ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी में आने वाले न्यूमेरिकल्स की, रेजिस्टेंस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे और जल्द ही हम कुछ सर्किट के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ये सीरीज़ शेयर करें और इसका फ़ायदा उठाएं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।